नमस्कार दोस्तों, 29 जून के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने है मेकिंग सेंस ऑफ चाइनाज कैलकुलेशन। जो भी अभी करंट स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में, इसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके क्या गलतियां हुई हैं उसको पॉइंट आउट किया गया है। क्या चीज ऐसी थी जो अगर कर दी जाती तो हम चाइना के इस एक्शन को पहले प्रिडिक्ट कर लेते, इसके बारे में बात की गई है। तो ये M.K. नारायण जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। ये फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। इस आर्टिकल के थ्रू थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उन्होंने पॉइंट्स बोले हैं उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यह है इन बॉर्डर क्लेम्स री इमेजिनिंग साउथ एशियाज बाउंड्री। इस आर्टिकल को लिखा है स्वतः सिद्ध सरकार जी ने। ये भाई है डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। इनका क्या बोलना है, ये थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल आर्टिकल है, थोड़ा फिलोसफी इसमें ज्यादा झाड़ रखी है। और इन्होंने इसमें बता रखा है कि जो साउथ एशिया की अलग अलग कंट्रीज हैं उनके लिए अपनी नेशनलिस्टिक आइडेंटिटीज उनके बॉर्डर से ज्यादा जरूरी है। उनके बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनकी लोग सी लाइफ से ज्यादा जरूरी उनके बॉर्डर्स हैं। खासकर ये जो बातें कह रहे हैं यहाँ पे सरकार जी, वो इस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो रिसेंटली नेपाल ने अभी एक्शंस लिए हैं इसके कंटेक्स्ट में कुछ बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं जिससे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सिर्फ 2 या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आर्टिकल से रिलेटेड जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आर्टिकल है ब्रीफ रिप्रीव। अभी अभी रिसेंटली कुछ एक्सटेंशन मिला है आपको, पाकिस्तान को एक्सटेंशन दिया गया है कुछ महीनों का, जिसके अंदर पाकिस्तान को 27 पॉइंट एक्शन को कंप्लीट करना है ऑन काउंटर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। 27 पॉइंट एक्शन को, लेकिन अब तक पाकिस्तान ने केवल 14 पॉइंट एक्शन को ही पूरा किया है। तो इसमें क्या है, इस चीज को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे सामने लेटर एंड स्पिरिट। देखिए, नए डोमिसाइल रूल्स आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। वो नए डोमिसाइल रूल्स 3 ग्रुप ऑफ पीपल को आपका परमानेंट रेजिडेंशिप स्टेटस प्रोवाइड करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। उन 3 लोगों में जो रिफ्यूजीज थे पाकिस्तान से उनके बारे में बात की गई, सैनिटरी वर्कर्स के बारे में बात की और गोरखास के बारे में बात की है, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद सोल्जर्स की तरह आए थे और आके कश्मीर में सेटल हुए थे। तो इसमें क्या बोला गया, इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये वाला आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, पीवी नरसिम्हा राव द सबवर्सिव इनसाइडर। रीजन बीइंग कि इसमें पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बता रखा है, बहुत ज्यादा पॉलिसीज के बारे में डिटेल नहीं बता रखा है जो कि नरसिम्हा राव जी ने ली थी। इसलिए कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मुझे मिला नहीं इस आर्टिकल में, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये वाला आर्टिकल है द मैपिला अपराइजिंग। 1921 में मोपला रिवॉल्ट हुआ था जिसको मैपिला रेबेलियन भी बोलते हैं। अब 2021 में 100 साल हो जाएंगे उसको। तो इस मैपिला अपराइजिंग के बारे में लिखा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा इस ऑथर को। इसके जो ऑथर हैं, ही इज इन मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं, मोहम्मद अयूब जी इनका नाम है। अब देखिए, यहां पे इन्होंने ये बता रखा है कि मैपिला अपराइजिंग को आप किस तरीके से इन्फर करो। 2 तरीके से इन्फर किया जाता है मैपिला अपराइजिंग को, एक तो हिंदू राइट विंग थॉट के हिसाब से, एक लेफ्ट विंग थॉट के हिसाब से। अब एक वीडियो तो मैंने भी बनाई थी मोपला रिवॉल्ट पे, उस वीडियो में मुझे काफी सुनने को भी मिला। आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो, द मोपला रिवॉल्ट या मालाबार रेबेलियन। आप यूट्यूब में सर्च मार दीजिए मेरे नाम के साथ, आपको मिल जाएगा। तो इस मैपिला रिवॉल्ट में क्या हुआ था, आज की डेट में इसका इन्फ्रेंस किस तरीके से होता है, इसको लोग किस तरीके से देखते हैं, इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम देखते हैं या इसको इंडिया वर्सेस ब्रिटिश रूल देखते हैं, वो तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। क्योंकि मोपिला अपराइजिंग 2021 में इसके 100 साल होने वाले हैं, तो पूरे चांस बनते हैं कि प्रीलिम्स में या यूपीएससी मेंस में इस पे सवाल आ सकता है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, न्यूट्रल माइंडसेट से आपको आंसर को लिखना है और उस समय पे क्या हुआ था इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल्स में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आर्टिकल, मेकिंग सेंस ऑफ चाइनाज कैलकुलेशन। एनालिस्ट शुड हैव कंसीडर्ड द पैंडेमिक इम्पैक्ट ऑन इट्स इकोनॉमी एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद द यूएस। देखिए, शुरुआत कुछ इस तरीके से कही गई है कि देखिए, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ 15 जून को गलवान में। 20 जवान इंडिया की साइड की शहीद हो गए। उस समय उस तरफ पे कितने मरे पता नहीं। हालांकि चाइनीज ने बोला है कि हाँ, उनके साइड के एक कर्नल की मृत्यु हुई है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब 15 जून का ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब कोई भी बातचीत का स्कोप बचा नहीं है। ठीक ठाक लड़ाई सी शुरू हो गई थी, कई सारे लोगों को लग रहा था लड़ाई शुरू हो गई थी। उसके बाद चीजें थोड़ी शांत हुई, जहां पे क्लैशेस हुई वहां से दोनों फोर्सेस थोड़ा थोड़ा रिट्रीट कर गई। 22 और 23 जून को फिर से जो मिलिट्री कमांडर्स थे इंडिया और चाइना के, इनके बीच में फिर से एक बैठक हुई और बातचीत हुई कि कैसे डिसंगेज करें। ठीक है, लेकिन ये जो बैठक थी और ये जो डिसंगेजमेंट की बातचीत थी ये शॉर्ट लिव्ड थी।
जिस जगह पे लड़ाई हुई थी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास, सुनने में आ रहा है कि वहां पे फिर से चाइनीज पोस्ट आ गई हैं। ये न्यूज रिपोर्ट बता रही है, हिंदू में भी ये लिखा हुआ है। और ये बोला है कि वहां पे अब जो चाइनीज पोस्ट आई है वो पहले के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो यहां पे अब ये बोला जा रहा है कि जो कुछ भी अभी हुआ है ये इंडिया चाइना के रिलेशंस में एक बहुत निचला पॉइंट है, मतलब इतने बुरे रिलेशंस पहले कभी भी नहीं हुए। इंडिया का क्या कहना है कि मिड अप्रैल में जो स्टेटस को था, मिड अप्रैल में जहां जहां पे फोर्सेस थी वहां पे वापस जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑथर ये भी लिख रहा है कि दैट इज इट इज हाईली अनलाइकली। चाइना जो इतना कुछ अपना पूरा का पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लेके आया, आर्टिलरी लेके आया, गन्स लेके आया, टैंक्स लेके आया, अपने इतने सारे सोल्जर्स लेके आया है और इतना वो आगे बढ़ा है, तो इस चीज के चांसेस बहुत कम है कि मिड अप्रैल में जहां जहां पे चाइना और इंडिया की फोर्सेस थी वहां पे चले जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली करने की कोशिश क्या कर रहा है चाइना, यहाँ पे चाइना स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहा है। पहले जो सिचुएशन थी उसको बदलने की कोशिश कर रहा है और सिचुएशन को अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो इंडिया के अंदर के स्टेटमेंट्स को कह रहा है कि कुछ गलत हुए, जैसे कि मनमोहन सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर जी ने स्टेटमेंट दिया जिसका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया। चाइना के स्टेटमेंट की जब बात की जाएगी तो ऑथर यहाँ पे बोलता है चाइना का एक कंसिस्टेंट स्टेटमेंट रहा है कि गलवान वैली हमारी है और इंडिया को गलवान वैली से बाहर निकल जाना चाहिए। और ऑथर यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ये जो गलवान वैली का स्टैंड ऑफ है, ये देपसांग में जो स्टैंड ऑफ हुआ था 2013 में, चुमार रीजन में जो स्टैंड ऑफ हुआ था 2014 में, और जो डोकलाम रीजन में स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में, इससे बहुत अलग है। और इससे इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे है। सीधी सीधी बात की जाए कि भाई अगर चाइना ये बोल रहा है कि गलवान वैली हमारा है तो उसका रीजन क्या है। देखिए, चाइना अगर पूरी तरीके से गलवान वैली पे कब्जा कर लेता है तो वो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पे कब्जा कर लेगा, और अगर वो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पे कब्जा कर लेगा तो ये जो पूरा काराकोरम और जो सियाचिन ग्लेशियर वाला इलाका है इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक होल्ड आ जाएगा चाइना का, और इंडिया यहाँ पे परमानेंटली कमजोर हो जाएगा। देखिए, जो माउंटेनियस रीजन्स है ना, यहाँ पे इंडिया हमेशा एक डिसएडवांटेज पे रहा है चाइना के सामने। हमेशा से चाइनीज साइड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा था, इंडिया की साइड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उतना डेवलप्ड नहीं था। लेकिन अभी के लिए आप देखोगे पिछले कुछ सालों में, पिछले 7 से 8 सालों में बोलूंगा, जब से करंट गवर्नमेंट आई तब से जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। ठीक है, तो ये चीज चाइना को एकदम क्लियर होने लगी कि अब यहाँ पे घुस के इंडियंस को पोक कर पाना बहुत मुश्किल होगा, बोली कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो चाइना ने क्या बोला कि बेस्ट तरीका क्या है, पूरी की पूरी गलवान वैली पे कब्जा कर लो ताकि हम सीधे सीधे श्योक नदी तक आ जाए, और एक बार हम श्योक नदी तक आ जाए तो हम कभी भी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड को काट सकते हैं। ये बात इंडिया को भी पता है, तो इंडिया इनको अंदर घुसने दे नहीं रहा है। अब बात की जाए इंपॉर्टेंस ऑफ अक्साई चीन की। देखिए, अक्साई चीन की इंपॉर्टेंस हमेशा से चाइना के लिए रही है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज और भी रीजन है अक्साई चीन का इंपॉर्टेंस का, कि देखिए अक्साई चीन और पैंगोंग तुसे वाला इलाका है ना, ये कहीं ना कहीं बीच में जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना को जोड़ता है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये ऊपर की तरफ आपको जिनजियांग प्रोविंस दिख रही है और नीचे की तरफ आपको ल्हासा दिख रहा है तिब्बत, बीच में ये छोटी सी आपको बाउंड्री मिल रही है ना, यहाँ पे पैंगोंग तुसे और ऊपर की तरफ गलवान वैली है। तो ये जो गलवान वैली है और जो पैंगोंग तुसे वाला इलाका है ये जोड़ता है आपका जिनजियांग प्रोविंस को और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन को। तो इनकी जो दो प्रोविंसेस हैं, जिनजियांग प्रोविंस और तिब्बत ऑटोनॉमस प्रोविंस, और ये इनकी सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव प्रोविंस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बवाल होता है। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए ये दोनों प्रोविंसेस में एक जोड़ चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए, वो कनेक्शन इनको मिलता है गलवान वैली के थ्रू। इसलिए भी गलवान वैली के लिए चाइना इतना ज्यादा असर्टिव हो रहा है, यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है। प्लस दोस्तों बात ये है कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर, ये ऑथर बोल रहा है, इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को तोड़ दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना दिया और बोला कि ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सिर्फ हमारा है। जिससे हो सकता है कि जो चाइना में प्लानर्स बैठे हैं उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस दिखाओ। फिर अमित शाह ने लास्ट टाइम स्टेटमेंट दिया कि भाई पूरा अक्साई हमारा है, इस बात में भी चाइना में लोगों को लगा होगा, हो सकता है। ये सब ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं। हालांकि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि उस समय पर अगर चाइना को कुछ लगा होता तो उस समय पे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होता। अभी इतने दिन तक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को पोस्टपोन नहीं किया जाता। तो अगर अभी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो रहा है तो रीजन कुछ और है। अब यहाँ पे ऑथर गवर्नमेंट की कुछ गलतियां बता रहे हैं इंटेलिजेंस असेसमेंट में। गवर्नमेंट का ये बोलना है कि भाई जो कुछ भी अभी हो रहा है दिस इज अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द करंट एस्टैब्लिशमेंट। इनका ये बोलना है भाई कि चाइना के अभी के जो एक्शंस हैं इसको हमें पहले प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए था। चाइना की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस हैं इसको हमें पहले प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए था। चाइना जो भी मूवमेंट कर रहा था
उसको ट्रैक करना इतना मुश्किल था नहीं। इंडिया के पास अच्छी खासी सैटेलाइट कैपेबिलिटी है, हाई क्वालिटी इमेजिनरी इंटेलिजेंस है इंडिया के पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है द डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल्स इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। तो इससे आप इंडिया के पास वो सैटेलाइट कैपेबिलिटी आती है कि वो चाइनीज मूवमेंट की ट्रूप्स की मूवमेंट को देख सके, है ना। कि इनिशियली जब ये स्टैंड ऑफ हो रहा था, चाइनीज जब अपने सोल्जर्स को बॉर्डर्स में लेके आ रहे थे, तो वो थोड़े डिसेप्टिव तरीके से लेके आ रहे थे। जो रोड कंस्ट्रक्शन में या रेलवे लाइंस के कंस्ट्रक्शन में या एयरप्लेन की कंस्ट्रक्शन में जिस तरीके के इक्विपमेंट्स का यूज होता है, उस ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के अंदर उनके सोल्जर्स छुप के आ रहे थे बॉर्डर एरिया में। तो ये बोला जा रहा है कि जो इतना बड़ा स्टैंड ऑफ हो गया, इतनी ज्यादा जो चाइनीज फोर्सेस आके बॉर्डर के इलाके में जम के बैठ गई हैं, दिस इज बेसिकली एन इंटेलिजेंस फेल्योर ऑफ इंडिया। और एक बात और यहां पे बोली जा रही है कि देखिए, ये जो इंडिया का इंटेलिजेंस फेल्योर है, इसमें चाइना के इंटेंशन साफ साफ नजर आते हैं। सीधी सीधी बात बोली गई है। ऑथर का यहां पे बोलना है कि जो इंडिया की स्टैब्लिशमेंट है वो चाइना के इंटेंशंस को सही समय पे डेसिफर नहीं कर पाई, चाइनीज माइंड को सही समय पे डेसिफर नहीं कर पाई। इनका ये बोलना है कि देखिए, चाइना में कोविड-19 का क्राइसिस आया, पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट बोलने लगी। फिर आप देखेंगे कि चाइना की इकोनॉमी पिछले साल से थोड़ा थोड़ा कम हो रही है। अब देखिए, चाइना की जो सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपनी इकोनॉमी के दम पे बिल्कुल आयरन हैंड की तरह रूल करती है। अब बात यह है कि अगर 1959 से 1962 में जो वॉर हुआ था, जिसकी शुरुआत 1959 से थोड़ी बहुत होने लगी थी, उस समय के रीजंस को अभी से कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। कोविड-19 के चलते चाइना के अगेंस्ट दुनिया भर में बैकलैश है, प्लस उनकी इकोनॉमी भी धीरे धीरे नीचे गिर रही है, लोग वहां पे थोड़े रेस्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया को थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन इंडिया सतर्क हुआ नहीं और चाइनीज अपने डिप्लॉयमेंट को बॉर्डर एरियाज में पूरी तरीके से कराए। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारी जो गवर्निंग एस्टैब्लिशमेंट है उसका एक इंटेलिजेंस फेल्योर है। इसकी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथर किस पे डालता है? तो देखिए, इंटेलिजेंस असेसमेंट और एनालिसिस की जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के पास, और इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के पास, जो कि द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और कुछ हद तक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे एक गलती बता रहे हैं ऑथर, ये बोल रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, इसने ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया। इस ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी को डिसॉल्व करने की वजह से जो हमारा इंटेलिजेंस असेसमेंट सिस्टम है वो वीक पड़ गया। और उनको ये भी बोला है इन्होंने कि देखिए, जो हमारा इंटेलिजेंस ब्रास है ना, जो भी हमारे इंटेलिजेंस में लोग बैठते हैं, उसमें स्पेसिफिकली चाइना के स्पेशलिस्ट थोड़े कम है, जो कि होने चाहिए। ये बातें बोली ऑथर ने। फिर ऑथर ने एक और चीज बोली है कि देखिए, समिट डिप्लोमेसी, हमारा जो देश है वो समिट डिप्लोमेसी को फॉलो करता है। समिट डिप्लोमेसी यहां पूरी तरीके से फेल होती नजर आई है। समिट डिप्लोमेसी में क्या होता है कि भाई मल्टीलेटरल फोरम्स में बहुत सारे लीडर सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो ये समिट डिप्लोमेसी यहाँ पूरी तरीके से फेल हो गई है एज फार एज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर कंफर्म। यहाँ पे जरूरत क्या है? यहाँ पे ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व हो पॉलिसी डिसीजंस में, और ये पॉलिसी डिसीजंस थोड़े बहुत असर्टिव भी होने चाहिए, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि चाइना यहाँ पे सीधे सीधे एक थ्रेट की तरह उभर के हमारे सामने आ रहा है। तो ये सब बातें ऑथर ने कही, वही सारी बातें हैं जो पहले हम कई बार बात कर चुके हैं। ठीक है, सीधे सीधे गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं कि ब्लेम करने वाले फैक्टर्स को कभी भी अपने एग्जाम में कोट मत करिएगा, ये तो मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब देखिए, ये है इन बॉर्डर क्लेम्स री इमेजिनिंग साउथ एशियाज बाउंड्री in the backdrop of troublesome territorial assertions the entity needs to be rethought as a region of regions। साउथ एशिया की बात की गई है दोस्तों। अब यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, इसको आप इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स में भी डेसिफर कर सकते हैं, इंडिया नेपाल के टर्म्स में भी डेसिफर कर सकते हैं, नेपाल चाइना के टर्म्स में भी डेसिफर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नेपाल के कुछ लैंड को चाइना इंक्रोच कर रहा है, न्यूज सुनने में आ रहा है। कुछ 7-8 महीने पहले ये न्यूज आई थी कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ लैंड को चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है। अभी के लिए आप देखेंगे कि हमारे लिम्पिया धूरा जो काला पानी वाला इलाका है उसको नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया। तो ये जो टेरिटोरियल असर्शंस हो रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट्स कर रहे हैं साउथ एशिया में, ये बिना किसी सोच के साथ किए चले जा रहे हैं। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, experience suggests that states in South Asia consecrate political boundaries as the natural shield, even in the arbitration of South Asian affairs. Interestingly, this realist fashion of state corps happens to be the dominant South Asian patterns within the
which territorial boundaries are valued more than lives, livelihoods, and the well-being of people located at the edge of the nation states. Patriotism looms large, and when interstate relationships are viewed through status test, although jingoism might be missing. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ये देखिए साउथ एशिया में, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं सीधे सीधे तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि इंडिया और नेपाल के टर्म्स में यहाँ पे बात करी जा रही है। इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है दोस्तों वो काफी पोरस है। आप आराम से देखते हैं नेपाल के साइड पे बहुत सारे लोग इंडिया में आके काम करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से इंडिया में आ जाते हैं, और इंडिया में नेपाली पीपल के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। तो ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए लाइफ्स, लाइवलीहुड्स एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, इंडिया और नेपाल के बीच में कल्चर टू कल्चर रिलेशन है, ठीक है। आप कहते हैं ना कि रोटी और बेटी का रिश्ता है, ये जो ऑलरेडी एक रिलेशन बना हुआ है, इस रिलेशन को जो स्टेट क्राफ्ट है, जो स्टेट्स हैं, वो अपने पॉलिटिकल नेशनलिज्म के थ्रू तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती का पैट्रियोटिज्म को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए नेपाल ने क्या किया, अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कर दिया, जिसके थ्रू उन्होंने अपने मैप को अमेंड कर दिया, और उस मैप के थ्रू उन्होंने इंडिया के कुछ हिस्से को अपने अंदर मिला लिया। तो पैट्रियोटिज्म की भावना को जगा के उन्होंने कर तो लिया, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है उस इलाके के लोगों के लाइव्स, लाइवलीहुड्स और वेलबींग के ऊपर। मोस्ट प्रॉब्ली नेपाल के साइड पे उन इलाकों में जो लोग रह रहे होंगे वो इस चीज से खुश नहीं होंगे, क्योंकि इस चीज से सीधा सीधा चैलेंज आता है कि भाई हो सकता है आगे आने वाले समय में इंडिया में उनकी एंट्री बंद हो जाए, हो सकता है आगे आने वाले समय में नेपाल के और लोगों की एंट्री इंडिया में बंद हो जाए। और चूंकि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है जिनका ये स्टेप है वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया है, अभी भी जब उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं नेपाल में तो वो यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया ये सब करवा रहा है और अपनी सीट को छोड़ने के चक्कर में है नहीं। और जब इतने ज्यादा आप कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के अगेंस्ट भी अगर वो अपनी सीट छोड़ने के चक्कर में है नहीं, तो डेमोक्रेसी कुछ वहां की समझ में आ नहीं रही है। तो देखिए ये मेन चीज है, पैट्रियोटिज्म लूम्स लार्ज एज एंड व्हेन इंटरस्टेट रिलेशनशिप्स आर व्यूड थ्रू स्टेटस लेंस। तो वो पैट्रियोटिज्म को जगा रहे हैं, बट रियल जो ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन है उसको देख नहीं रहे। आगे फिर देखते हैं, South Asian life, essentially at the edges of the nation state, is bound to be fluid because the boundary which confirms the territorial limits of a nation state is at the same time the affirmed threshold of another nation. In a certain sense, people at the edges of the nation states within South Asia do not actually belong to any of the two nation states. क्या बोल रहा है? साउथ एशिया में जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में जो बाउंड्रीज है कभी कभी फ्लूइड हो जाती है, क्लियर नहीं पता चल पाता कि वो किस साइड पे है, जिसके चलते जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं अलग अलग नेशन स्टेट्स की वो एक दूसरे में इंक्रोच करने लगती हैं। देखिए एलएसी में क्या हो रहा है इंडिया चाइना में, उसके चलते कि उन बॉर्डर इलाके में जो लोग रहते हैं ना, उन लोगों को कोई एक सेट ऑफ नेशन स्टेट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो एज पे रह रहे हैं नेशन स्टेट्स की, और जब वो एज पे रह रहे हैं नेशन स्टेट्स की तो वो किसी भी एक नेशन के साथ कंफर्म नहीं कर पा रहे, किसी भी प्रॉपर तरीके से एक नेशन के नहीं हो पा रहे। जैसे कि आपने सुना होगा नेपाल के एक गांव में लगभग 72 फैमिलीज थी, और एकदम से वो 72 फैमिलीज पहले नेपाल के अंदर थी और वो चाइना के अंदर चली गई। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं दोस्तों। नॉन सेडेंटरी प्रैक्टिसेस डिफाइन देयर लाइफ गोल्स व्हाइल स्विचिंग पर्सनालिटीज एनिमेट देयर एस्पिरेशंस ऑफ बिलोंगिंग। ये जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं इनकी जो लाइफ कोर्सेज है नॉन सेडेंटरी, वो किसी जगह पे सेटल्ड नहीं है, वो एक देश में रहते हैं दूसरे देश में जॉब करते हैं आके। ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे तो हमेशा ही होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, प्लूरैलिटी, डिफरेंसेस एंड इंक्लूसिविटी ब्रिंग कोहेरेंस टू द बॉर्डरलैंड ऑन्टोलॉजी, दे डिफाई द लॉजिक ऑफ सिंगुलर यूनिफाइंग एक्सक्लूसिव आइडेंटिटीज दैट द नेशन स्टेट्स प्रिविलेज। यहाँ पे बस यही बोला जा रहा है कि देखिए बॉर्डरलैंड ऑन्टोलॉजी यानी बॉर्डर पे जो भी चीजें हो रही हो, जो लगातार जो मैप्स बदल रहे हैं, उस मैप्स के बदलते के चलते जो लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं उनको कोई एक नेशन स्टेट के होने का प्रिविलेज नहीं मिल पा रहा है, उनको कोई एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है, एक सिंगुलर आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है। वो दोनों जगह के होके रह गए और उस दोनों जगह के होने के चलते दोनों जगह के लोग उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। अब इंडिया नेपाल के टर्म्स में एक चीज और बोली गई यहाँ पे कि जो इंडिया नेपाल के भी रिसेंटली रिलेशन खराब हो रहे हैं उसके चलते कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो इफेक्टिविटी है वो भी कम होगी। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो अब देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग खराब होने वाली है, इस नेपाल की रिलेशनशिप जो इंडिया के साथ खराब हो रही है उसके चलते। बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन कौन है, तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। तो ये सब आपके मेंबर्स है बिम्स्टेक के।
फिर दोस्तों अगर और बात की जाए तो एक और इनिशिएटिव है BBIN इनिशिएटिव, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव, वो भी इफेक्ट होगा इसकी वजह से। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल डील करता है ब्रीफ रिप्रीव। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने काफी सारे सैंक्शंस की धमकी दी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से ये बोला है कि आपके देश में ये जो टेरर आउटफिट्स ऑपरेट कर रहे हैं इनके खिलाफ कुछ करिए, आप अपने देश में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकिए, टेरर फाइनेंसिंग को रोकिए। और पाकिस्तान के लिए इसको एक टाइम फ्रेम दिया था, मतलब पाकिस्तान स्टेट को कहा गया था कि इतना टाइम फ्रेम है आपके पास, इसमें इस चीज को कंट्रोल करिए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, कब? जून 2018 में। और उस समय पे पाकिस्तान को यह बोला गया था कि अक्टूबर 2019 तक आप एक्शन लीजिए। आपको एक्शन कैसे लेना है? एक 27 एक्शन प्लान है, ये 27 पॉइंट्स पे आपको एक्शन लेना है, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि पाकिस्तान ने अब तक केवल 14 पॉइंट्स पे एक्शन लिया। अभी तक पाकिस्तान को काफी सारे एक्सटेंशंस दिए जा रहे हैं कि हाँ भाई आपको 3 महीने का भी, रिसेंटली उसको एक 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है कि आप अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल करिए, ठीक है, नहीं तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करता है तो पाकिस्तान के ऊपर सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ही नीचे जा रही है, उसके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस इस समय पे पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। समय समय पे पाकिस्तान को एक्सटेंशंस मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अपने अंदर होने वाले हवाला ट्रांजैक्शंस को, अपने अंदर होने वाली जो टेरर ग्रुप की फाइनेंसिंग है, उनको रोका नहीं है। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत सारे ग्रुप्स को बैन रखा है, बहुत सारे टेरर आउटफिट्स को बैन कर रखा है, उनके जो लीडर्स है उनको प्रोसिक्यूट करिए, उनको अरेस्ट करिए, ये भी नहीं किया है पाकिस्तान ने। फिर आपके यहाँ जो मदरसा चल रहे हैं, वो मदरसा जो सीधे सीधे टेररिस्ट कैंप चलाते हैं, टेरर की ट्रेनिंग देते हैं, उनको फॉर्मल स्कूल्स में कन्वर्ट करिए जहां पे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, ये भी पाकिस्तान ने नहीं किया। सीधी सीधी बात है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है वो इन टेरर ग्रुप्स को पूरा सपोर्ट करती है। अच्छा, क्या पहली बार पाकिस्तान यहाँ पे आपका FATF की वॉच लिस्ट में आया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वॉच लिस्ट में नहीं? इससे पहले 2008 में भी पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वॉच लिस्ट में आ रखा है, और 2012 से लेकर 2015 के टाइम पीरियड में भी पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वॉच लिस्ट में आ रखा है। दोनों बार इसको USA, चाइना और बाकी कंट्रीज ने बचाया था। इस बार भी मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये बचेगा तो चाइना ही इसको बचाएगा। US की रिपोर्ट ने साफ साफ बोला है कि पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन फॉर बैंड टेरर ग्रुप्स, यानी यूनाइटेड नेशंस ने जिन टेरर ग्रुप को बैन किया है वो सीधे सीधे उनके पास साफ सेफ हेवन है पाकिस्तान के अंदर। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लीडर के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उसको भी कन्विक्ट नहीं किया गया है पाकिस्तान के अंदर। उसके ऊपर जो भी थोड़े बहुत इल्जाम लगाए हैं तो ये इल्जाम लगाएंगे कि भाई एक बैंड टेररिस्ट आउटफिट का मेंबर है, इसके पास कुछ इलीगल प्रॉपर्टीज है। और भी बहुत से कमांडर्स जैसे लश्कर ए तैयबा कमांडर है जकी उर रहमान लखवी, साजिद मीर, फिर जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, तो ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई लगाए भी जा रहे हैं तो छोटे मोटे इल्जाम लगाया जा रहा है और इनके ऊपर कुछ खास किया जा नहीं रहा है। रिसेंटली इमरान खान ने पार्लियामेंट में यहाँ पे, और इस आर्टिकल में लिखा है, एग्जैक्टली मैंने सुना तो है नहीं, कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने बोला कि जो अलकायदा का फाउंडर था उसामा बिन लादेन, इसको मार्टियर की तरह डिनोट किया। तो अगर उसामा बिन लादेन जैसे आदमी को आप मार्टियर की तरह डिनोट कर रहे हो तो पाकिस्तान की रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट टेररिस्ट की तरफ किस तरीके से सोचती है, आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान इतना ओपनली सपोर्ट कर रहा है इन टेरर ग्रुप्स को, उसके खिलाफ कुछ हो क्यों नहीं रहा है? तो देखिए अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान की तालिबान के साथ पीस डील चल रही है। तो एक तरफ अफगानिस्तान बैठा है, US बैठा है, दूसरी तरफ तालिबान बैठा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में पीस डील चल रही है ताकि अफगानिस्तान में लड़ाई ना हो, लोग शांति से रह सके। कहा जा रहा है कि तालिबान को यहाँ पे बातचीत करने के लिए पाकिस्तान बहुत फोर्स कर रहा है, और पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर हम तालिबान को बातचीत के लिए बैठा देते हैं अफगानिस्तान और USA के सामने, तो हमारे ऊपर FATF में जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटा लिए जाएंगे। अब ऑथर तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पाकिस्तान को अपने यहाँ के टेरर ग्रुप्स बंद करने पड़ेंगे अगर FATF के सैंक्शंस को हटाना है। बट देखिए 2008 में भी सैंक्शंस लगे थे पाकिस्तान पे, 2012 से लेकर 2015 के टाइम पीरियड में भी सैंक्शंस लगे थे, उस समय भी सैंक्शंस इसलिए लगे थे बट उनको हटा लिया गया। अभी की डेट में भी चाइना अपनी ताकत को इस्तेमाल करके FATF के ये सैंक्शंस चाहे पाकिस्तान के ऊपर से हटवा दे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, ठीक है।
पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी स्टेट आइडियोलॉजी है वो इन टेरर ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई है। बहुत मुश्किल है उनका ये टेरर ग्रुप से अलग हटाना। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। लेटर एंड स्पिरिट, अपोजिशन टू न्यू डोमिसाइल रूल्स इन जेएनके इन ओल्ड फियर्स एंड न्यू सस्पिशंस। देखिए भाई, नए डोमिसाइल रूल्स आए हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को तोड़ने बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन गई। यहां पे पहले जो आपके डोमिसाइल राइट्स चलते थे उन डोमिसाइल राइट्स को बदला गया है। तो जो पाकिस्तान के साथ रिफ्यूजीज आए थे, कहा गया है कि भाई उनको परमानेंट रेजिडेंटशिप का स्टेटस दिया जाएगा, परमानेंट डोमिसाइल का स्टेटस दिया जाएगा। सैनिटरी वर्कर्स जो आए थे, अब जो सैनिटरी वर्कर्स दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया से जो सैनिटरी वर्कर्स जाके वहां पे काम कर रहे थे, जो किसी एक एसेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व थे, उनको वहां पे रहने की परमिशन दी जाएगी। और इंडिपेंडेंस के बाद जो गोरखा सोल्जर्स वहां पे आके सेटल हुए थे उनको परमानेंट डोमिसाइल दी जाएगी। अब देखिए, डोमिसाइल नियमों में यह बोला गया है कि भाई जो लोग 15 साल से जेएनके में रह रहे हैं या फिर 7 साल उन्होंने जेएनके में पढ़ाई की है, 10वीं और 12वीं के एग्जाम उन्होंने जेएनके से दिए हैं, तो उनको डोमिसाइल के लिए एलिजिबल माना जाएगा। साफ साफ यहां पे ये बोला गया है। पहले क्या था कि इन लोगों को जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं मानती थी, और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है तो ना वहां पे आप लैंड खरीद सकते हैं, आपको एजुकेशनल रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट के राइट्स नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें वहां पे बदल दी गई हैं। अब चूंकि आपने बदलाव किए हैं तो सब लोग तो इससे खुश होने वाले हैं नहीं। वहां के जो लोकल लोग हैं उनको ये लगता है कि इन डोमिसाइल रूल्स के बदलने से बाहर के रीजन से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है कि हमारे डेमोग्राफिक कैरेक्टर को आप बदलने की कोशिश कर रहे हो। यानी यहाँ पे आप नॉन कश्मीरीज को ज्यादा बुलाना चाहते हो, कश्मीरी को कम करना चाहते हो। ये कौन बोल रहा है? तो ये वहां की एक दो मेन पार्टीज हैं, एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और एक है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। दोनों ही कश्मीर वैली की पार्टीज है। लेकिन काफी हद तक ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि जो कुछ भी ये कहा जा रहा है बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर किसी जगह की डेवलपमेंट करना है, किसी जगह पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को लेके जाना है, तो पॉलिटिकल और नेचुरल बॉर्डर्स को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये जरूरी है कि किसी एक जगह के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको बाहर के इन्फ्लक्स से बचाना है। बट अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हो तो जम्मू एंड कश्मीर में अच्छी खासी एजुकेशन है, जम्मू एंड कश्मीर में अच्छा खासा जॉब मार्केट है, लोग पढ़े लिखे हैं, वहां के मटेरियल स्टैंडर्ड्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जब कुछ वहां पे सब कुछ इंप्रूव हो रहा है तो उसको अलग से पोलराइज करने की क्या जरूरत है? उसको ओपन करो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से इमिग्रेंट आके वहां पे हर चीज पे कब्जा कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे धीरे वहां पे इमिग्रेंट्स आएंगे। एक कंडीशन लगाई गई कि भाई 15 साल से जो रह रहा है केवल उसी को डोमिसाइल मिलेगी। तो 15 साल से कोई नॉर्मल तो नहीं रह रहा होगा, कोई बहुत जरूरी काम होगा जेएनके में तभी रह रहा होगा। तो जो लोग वहां पे लंबे समय से रह रहे हैं उनको वहां पे डोमिसाइल राइट्स देने चाहिए, और ये बिल्कुल सही भी है, ऐसा यहाँ पे ऑथर का बोलना है। जरूरी नहीं है कि आप कुकून ऑफ नेटिविज्म में रहें। कुकून ऑफ नेटिविज्म मतलब कि आपने अपना एक कुकून बना लिया और उस कुकून के अंदर आपने बोला कि भाई जो हमारे लोग हैं बस वही रहेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा। और आप अपने टर्म में पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके जमीन खरीद सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे भी ये जो नेटिविज्म चल रहा है, ये जो आपने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, ये दरवाजे बंद करना बंद करिए। ऑथर यहाँ पे ये बात बोल रहा है। तो ये सब बातें कही गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं दोस्तों। द मापिला अपराइजिंग। अब ये आर्टिकल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है दोस्तों। द पिटफॉल्स ऑफ मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन मस्ट बी अवॉइडेड। क्या कहा जा रहा है इस मापिला अपराइजिंग में? देखिए, सेंटेनरी सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। 1921 में ये मालाबार रिवॉल्ट हुआ था, इसको मापिला रेबेलियन भी बोलते हैं। मलयालम का कोई मूवी प्रोजेक्ट है, उसमें इस पे कोई मूवी बन रही होगी। उस मूवी के चलते काफी बवाल छिड़ गया है साउथ इंडिया में। तो मापिला रेबेलियन पे मूवी। अब यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप तो है राइट ग्रुप। राइट ग्रुप जो कि थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। उस ग्रुप का ये क्या बोलना है कि इस मापिला अपराइजिंग को आप एज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल मत देखिए। आप इस आर्टिकल को खुद से पढ़ो दोस्तों, सिर्फ मेरे पढ़ाने में मत जाइएगा, आप खुद इस आर्टिकल को खोल के पढ़िएगा। हुआ क्या था, देखिए, वहां की जो लैंडलॉर्ड क्लास थी, जो कि वहां की रूलिंग क्लास थी, वो थी आपके नाम्बूदिरी ब्राह्मण्स। देखिए, रूलर्स तो ब्रिटिशर्स थे, नीचे लैंडलॉर्ड्स थे नाम्बूदिरी ब्राह्मण्स। में लिख देता हूं, ये जो नाम्बूदिरी ब्राह्मण्स थे सारे लैंड वगैरह इनके कंट्रोल में थे, और जो वहां पे टेनेंट्स थे, जो वहां के फार्मर्स थे, वो थे मापिला मुस्लिम्स। अब हुआ क्या कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनाउंस हुआ। उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत एजिटेशन के साथ जोड़ दिया गया।
अब खिलाफत एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू लीडर्स भी थे और मुस्लिम लीडर्स भी थे। मोपिला रिवॉल्ट में यहां पे दो आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशंस माने जाते हैं, दो इंटरप्रिटेशंस माने जाते हैं, मल्टीपल नैरेटिव्स हैं। यहां पे मोहम्मद अयूब खान जी ये बोल रहे हैं, मोहम्मद अयूब खान जी बोल रहे हैं कि भैया एक तरफ पे वो लोग हैं जो कि सेक्युलर है, नेशनलिस्ट हैं, वो ये देखेंगे कि भाई दिस वाज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। एक तरफ पे दूसरे लोग हैं जो हिंदुत्व परसुएजन को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो लोग क्या बोलेंगे कि ये मुस्लिम वर्सेस हिंदू रिवॉल्ट था। देखिए इस पे एक बहुत बड़ी बहस रही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब आया था, उसको जब खिलाफत एजिटेशन के साथ जोड़ा गया था, उस समय पे इन मोपला मुस्लिम्स ने बहुत भारी तादाद में इन लैंडलॉर्ड्स को मारा था। और कहा गया था, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बोला था कि ये जो अपराइजिंग थी इसका कैरेक्टर बहुत जल्दी कम्युनल हो गया था, दिस वाज एक्चुअली हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, ऐसा बहुत से हिस्टोरियन का बोलना है। बहुत से हिस्टोरियन ऐसा ही बोलते हैं कि दिस वाज अ फाइट ऑफ इंडिया वर्सेस ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश के सप्रेसिव राज के अगेंस्ट में ये आवाज थी। अब ये क्या था क्या नहीं था इसको हम नहीं बोल सकते। सीधी सीधी बात यह है कि पिक्चर आ रही है मलयालम में इसके ऊपर, उस पिक्चर के चलते काफी सारा बवाल चल गया है, राइट विंग अलग बोल रहा है, बाकी लोग अलग बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि इस मपिला अपराइजिंग में हुआ क्या था, उसको एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ अपने एग्जाम्स में लिख दीजिएगा, पूरे इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में इस पे सवाल बन सकता है। मालाबार रिवॉल्ट मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए, मैंने इस पे एक वीडियो बना रही थी, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। हालांकि उस वीडियो पे भी लोगों ने मुझे काफी कुछ सुनाया था कमेंट सेक्शन में, बट ठीक है, ये सब चीजें तो चलती ही रहती हैं। तो इस आर्टिकल को खुद से आप एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, 1921 में हुआ था, चूंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च किया गया था, गांधी जी ने खिलाफत एडिटेशन को यहाँ पे जोड़ लिया था। ठीक है, तो उसके बाद ये केरला में इतना खतरनाक सा रिवॉल्ट आपको उठता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में जान लीजिएगा, एग्जाम्स में आ सकता है। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो खत्म कर रहा हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।